Hello everyone, welcome to my channel. So commission for the examination of witnesses हमारे CRPC के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ विटनेसेस के एग्जामिनेशन के लिए ही कमीशंस को इशू किया जाता है, पर CPC के अकॉर्डिंग मतलब सिविल केसेस में पार्टीशन के लिए, अकाउंट्स की इंक्वायरी करने के लिए, लोकल इंस्पेक्शन करने के लिए, कई सारी चीज़ों के लिए CPC में कमीशंस को इशू किया जाता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अभी CRPC के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ विटनेसेस के एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। सो हमारा चैप्टर नंबर 23 जो कि डील करता है कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस पार्ट बी है। इस पार्ट बी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया फर्दर। सबसे पहला 284 से लेके 290 तक, जो कि कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस से ही मेनली डील करता है। जनरली क्या होता है कि विटनेसेस का जो एग्जामिनेशन होगा वो कोर्ट में ही होगा, ठीक है। क्योंकि कोर्ट में अपीयर होने के बाद विटनेसेस के कोर्ट को भी बहुत एडवांटेजेस होते हैं एंड एक्यूज को भी बहुत एडवांटेज होते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन है, री एग्जामिनेशन है, डॉक्यूमेंट्स है, और हमारे सेक्शन नंबर 273 के अकॉर्डिंग जितना भी एविडेंस जो भी है वो एक्यूज के सामने होना चाहिए। तो विटनेसेस का जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन है, ये सब के सब अगर एक्यूज के सामने होते तो ज़्यादा बेटर है। तो कमीशन को सिर्फ और सिर्फ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे इशू किया जाता है, तो फिर वो सेक्शन नंबर 284 में हमें प्रोवाइड किया हुआ, जो भी हम करेंगे। दूसरा पार्ट हमने डिवाइड किया सेक्शन नंबर 291 से लेके 299 तक, जहाँ पे हमें एविडेंस के कुछ रूल्स दिए। जनरली एविडेंस को हम एडमिट तब करते हैं या एविडेंस की कैटेगरी में तब रखते हैं जब दूसरी पार्टी को क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाए। जब क्योंकि क्रॉस एग्जामिन के बिना कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी स्टेटमेंट जो है हम उसको एविडेंस में नहीं लेते हैं, जनरली रूल ये है। पर सेक्शन नंबर 291 से लेके 299 तक के सेक्शंस में कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, जहाँ पे आपको कुछ पर्सन्स ऐसे हैं या ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनको आप एज अ विटनेस नहीं बुलाओगे, तब भी उनके जो स्टेटमेंट्स है वो एज अ एविडेंस एडमिट हो सकती है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा कमीशन स्टार्ट करेंगे 284 से लेके 290 तक। 284 सिचुएशंस बताएगा कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे कमीशन को इशू किया जाएगा, एंड 284 में कि किसको इशू किया जाएगा, ठीक है, एंड प्रोसीजर क्या होगा, एंड फॉरेन कमीशन अगर होते हैं तो उनका क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले हमारा व्हेन, कब किया जाएगा, कौन सी ऐसी सिचुएशंस होगी अगर विटनेस जो है वो अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं है, किस रीजन से अवेलेबल नहीं है, या तो डिले हो जाएगा अनरीजनेबल, ठीक, या फिर एक्सपेंस, या फिर इनकन्वीनियंस। विटनेस जो है वो कोर्ट में अपीयर नहीं है और फॉर द एंड ऑफ जस्टिस उसका एग्जामिनेशन होना जरूरी है। फॉर द एंड ऑफ जस्टिस उसका एग्जामिनेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रेशनरी पावर है, कोर्ट की सिर्फ डिस्क्रेशनरी पावर है, नॉट मैंडेटरी, कि वो इशू कर सकता है कमीशन, ठीक है। अगर विटनेस अवेलेबल नहीं है किसी भी रीजन से, कि डिले, इनकन्वीनियंस या एक्सपेंस के कारण अवेलेबल नहीं है, तो एंड इसका सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, सेकेंड क्लोज क्या बोलता है, अगर विटनेस जो है वो प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है या फिर गवर्नर है या एडमिनिस्ट्रेटर है, तो यहाँ मैंडेटरी है, यहाँ मैंडेटरी प्रोविजन है कि कमीशन इशू करना ही करना है। शेल वर्ड यूज किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। एंड सेक्शन नंबर 285 हमें क्या बताता है, किसको इशू करेंगे, ठीक है, किसको इशू करेंगे। तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला, जहां पे इंडिया मतलब इंडिया की अंदर ही विटनेस अवेलेबल भी है और कोड हमारा एक्सटेंड करता भी है वहां पे, तो CJM या फिर CMM, CJM या फिर CMM, कौन सी लोकेशन में जहां पे विटनेस मिलेगा, जहां पे विटनेस मिलेगा उसी कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन में,
ठीक। एंड दूसरा पार्ट हम बोल सकते हैं जहाँ पे इंडिया में तो है पर वहां पे हमारा कोड जो है वो एक्सटेंड नहीं करता, जहाँ पे हमारा कोड एक्सटेंड नहीं करता, तब क्या करेंगे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक, किसी भी कोर्ट या किसी भी ऑफिसर को करेंगे हम कमीशन, पर एज पर दी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस। एंड थर्ड है आउटसाइड इंडिया है, अगर आउटसाइड इंडिया है प्लस इंडिया के कुछ अरेंजमेंट्स वहां अवेलेबल है फॉर द कमीशन, तो कैसे करेंगे, वही सेम एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग और अथॉरिटीज को आप ट्रांसमिट करोगे जो भी आपका कमीशन है। क्लियर यहां तक। एंड अब हमारा आएगा कि प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजर क्या होगा हमारा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 286 के अकॉर्डिंग जैसे ही रिसिप्ट मिलेगी कमीशन की, किसको मिलेगी, किसको हमने कमीशन इशू किया था, सीजीएम या फिर सीएमएम, ये क्या करेंगे, जैसे ही इनको रिसिप्ट मिलेगी ये सम्मन इशू करेंगे सबसे पहले टू दैट विटनेस जिसके लिए कमीशन इशू किया गया है। ठीक है, कमीशन सम्मन इशू होने के बाद कोर्ट उसका एग्जामिनेशन करेगी। कैसे एग्जामिनेशन होगा, सेम पावर्स होगी एंड सेम मैनर होगा, कैसे, जैसे वारंट ट्रायल में होता है, अकॉर्डिंग टू वारंट ट्रायल। एंड 287 के अकॉर्डिंग जो पार्टीज है वो जब कमीशन इशू किया जाएगा तो इंटरोगेटरीज इन राइटिंग में दे सकती है। इंटरोगेटरीज क्या मतलब, कुछ क्वेश्चंस दे सकती है जो ये सीजीएम या सीएमएम जहां पे कमीशन को इशू किया गया है वो वहां पर उस विटनेसेस से उसके अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, जो पार्टीज है वो इंटरोगेटरीज देंगी कौन से कोर्ट को, जिसको कमीशन इशू किया गया था, ताकि इस इंटरोगेटरीज के बिहाफ पे विटनेसेस का एग्जामिनेशन किया जा सके। या फिर पार्टीज उसी कोर्ट में जहां पे कमीशन को इशू किया गया उसी कोर्ट में जाके खुद अपेयर करके वहां पे एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन या री एग्जामिनेशन कर सकती है। क्लियर। और ये पार्टीज ये कोर्ट के लिए लॉफुल होगा इंटरोगेटरीज के ऊपर एग्जामिनेशन करना, जो भी क्वेश्चंस रेलेवेंट होंगे, पर इररेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं। ठीक। एंड 288 के अकॉर्डिंग जब ये आपका कमीशन हो जाएगा, जब कमीशन कंप्लीट हो जाएगा तब क्या करना है, इस कमीशन को रिटर्न करना है। किसको रिटर्न करना है, जिस कोर्ट ने कमीशन इशू किया था उसी कोर्ट में रिटर्न कर दिया जाएगा विद डेपोजिशंस ऑफ द विटनेस, विद डेपोजिशन ऑफ द विटनेस के साथ इसको रिटर्न कर दिया जाएगा टू दैट कोर्ट जहां जिसने कमीशन को इशू किया था। तो ये होता है हमारा प्रोसीजर। एंड लास्ट वन हमारा सेक्शन 290 फॉरेन कमीशंस का कैसे होगा। जो फॉरेन कमीशंस होंगे जो अब तक हमने किया 284 से लेके 287 तक 88 तक, सेम एज यहाँ पे भी अप्लाई होगा, सेम एज वही सिचुएशंस होगी जो 284 में थी, सब कुछ प्रोसीजर वही होगा जैसे अभी हमने 287 286 वगैरह में देखा है। पर जो इस सेक्शन में कोर्ट्स, मजिस्ट्रेट एंड जजेस, अगर इंडिया की बात कर तो इंडिया में है और कोड एक्सटेंड नहीं करता, कोड एक्सटेंड नहीं करता, तो आप किसको भेजोगे, किसको कमीशन इशू करोगे, एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई, एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई। ये सेम एज सेक्शन नंबर 285 की तरह ही होगा। ठीक। अगर आउटसाइड इंडिया आपको कमीशन इशू करना है या बाहर से अगर आता है तो जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी और जो अरेंजमेंट्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग और अथॉरिटी को ही आप ट्रांसमिट करोगे। ठीक है, फॉर द कमीशन ऑफ द एग्जामिनेशन विटनेसेस। क्लियर यहां तक।
सेक्शन 291 से लेके 299 तक ये हमारे कुछ स्पेशल रूल्स ऑफ एविडेंस है। क्यों स्पेशल रूल्स इनको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक्सेप्शन है जनरल रूल के। कैसे? जनरल रूल में क्या है कि कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी स्टेटमेंट अगर विटनेसेस की है तो हम उसको एविडेंस पे तब तक नहीं लेंगे जब तक या तो वो ओथ पर ना हो, एक मिनट, हाँ, जब तक वो ओथ पर ना हो या फिर उसका क्रॉस एग्जामिन ना किया जाए। जब तक ये दो चीजें नहीं होगी तब तक हम उसको एविडेंस की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। पर 291 से लेके 299 तक के केस में कुछ ऐसी सिचुएशंस दे रखी है जहाँ पे बिना उनको विटनेस कॉल किए उनकी जो भी स्टेटमेंट्स होगी या जो भी वो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको एज अ एविडेंस एडमिट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये तो कुछ ऑफिसर्स है, एंड एफिडेविट एंड एक्यूज्ड। तो सबसे पहले हम इन ऑफिसर्स पर चलते हैं। मेडिकल विटनेस सेक्शन नंबर 291 में डील होता है। मेडिकल विटनेस में क्या है? अगर किसी भी मेडिकल विटनेस का डेपोजिशन जो किया गया है वो बाय मजिस्ट्रेट किया गया है, बाय मजिस्ट्रेट किया गया एंड अटेस्टेड पे, डेपोजिशन एंड अटेस्टेड बाय मजिस्ट्रेट किया गया है, प्लस किसकी प्रेजेंस में किया है? प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड, प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड की प्रेजेंस में किया गया है। तभी दो चीजें ध्यान रखना। सबसे पहला डेपोजिशंस की डेपोजिशन एंड अटेस्टेड, जो विटनेसेस की जो स्टेटमेंट थी उसको डिपॉजिट और अटेस्टेड बाय मजिस्ट्रेट खुद से ही किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। तभी ये दोनों तीनों कंडीशन जब फुलफिल होंगी तभी इनकी स्टेटमेंट को एविडेंस एडमिट किया जाएगा विदाउट कॉलिंग देम एज अ विटनेस। विटनेस कॉल किए बिना इनकी स्टेटमेंट जो है वो एविडेंस मानी जाएगी, जैसे एक्सपर्ट एविडेंस, एक्सपर्ट ठीक है। पर अगर प्रोसिक्यूशन या फिर एक्यूज्ड अगर एप्लीकेशन लगाता है कि नहीं हमें इनका क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, तब जाके कोर्ट जो है इनको समन इशू करेगी और एज अ विटनेस अपीयर ये होंगे। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट। आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो इनको भी बिना एज अ विटनेस कॉल किए बिना जो आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट इनकी कस्टडी में थी उसको एविडेंस मान लिया जाएगा विदाउट कॉलिंग दैम एज अ विटनेस। ध्यान रखना इस बात का, ठीक। पर वही सेम इसकी तरह अगर प्रोसिक्यूशन या एक्यूज ने अगर एप्लीकेशन लगाई है कि नहीं हमें इनका एग्जामिनेशन करना है, तभी कोर्ट को फिर सम्मन इशू करना होगा। क्लियर? एंड ये कुछ ऑफिसर्स है, ऑफिसर्स ऑफ मिंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे जैसे नोटिफाई किए हुए जिन जिन ऑफिसर्स के लिए नोटिफाई किया हुआ है उनको भी उनकी जितनी भी स्टेटमेंट्स होगी या इनकी कस्टडी में अगर कोई रिपोर्ट होती है उनका एग्जामिनेशन किए उनको एविडेंस मान लिया जाएगा, उनको एविडेंस मान लिया जाएगा विदाउट कॉलिंग दैम एज अ विटनेस। क्यों? क्योंकि अगर जब डॉक्यूमेंट्स का एग्जामिनेशन अगर होता है तो वो सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं कर सकते। क्यों डिस्क्लोज नहीं कर सकते? कि कई स्पेशल कोई मार्क लगा है, कोई पर्टिकुलर ईयर में कैसे कैसे स्टैम्प्स जो है उस पर निशान कैसे कैसे बना है, वो सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन के अंडर आता है, जो कि इसको प्रिविलेज दिया जाता है अंडर सेक्शन 124। एंड स्टेट अफेयर्स के अंडर भी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग इन ये सारी चीजें इनको आप कंपेल नहीं कर सकते कि आपको डिस्क्लोज करें। क्यों? क्योंकि इससे फॉर्जरी के केसेस बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर सारी चीजें कि इस ईयर के लिए हमने ये मार्क लगाया है या नोट प्रिंटिंग में इस तरीके से चीजें उसका रिकॉर्ड रखा हुआ है, तो उससे क्या होगा? फॉर्जरी बढ़ सकती है, फॉर्जरी लार्ज नंबर में दिक्कत दे सकती है। तो इसलिए स्टेट अफेयर्स के कारण एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन के कारण इसको प्रिविलेज में रखा जाता है। और जो इनकी स्टेटमेंट्स होगी या इनकी कस्टडी में जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी उनको एज अ एविडेंस मान लिया जाएगा विदाउट कॉलिंग दैम एज अ विटनेस। ठीक है,
एंड नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स, इनका भी सेम वही है जैसे मिंट के ऑफिसर्स का था। इनके स्टेटमेंट्स या इनके जो रिपोर्ट्स होगी, इनके स्टेटमेंट्स या इनकी जो रिपोर्ट्स होगी उसको भी एज अ एविडेंस मान लिया जाएगा विदाउट कॉलिंग दैम एज अ विटनेस। बिना विटनेस बनाए इनको इनकी कस्टडी में जितने भी रिपोर्ट्स होंगे या इनकी जो स्टेटमेंट्स होगी उनका एविडेंस में माना जाएगा। तो ये 4 हमारे ऑफिसर्स होंगे। सबसे पहले मेडिकल विटनेस, जिनका मजिस्ट्रेट अगर डेपोजिशन करता है और अटेस्ट करता है वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड, तभी एविडेंस मान लिया जाएगा। एंड आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कस्टडी में, उसको भी मान लिया जाएगा बिना विटनेस बनाए। एंड मिंट ऑफिसर्स सेम एज कुछ स्टेट अफेयर्स और ऑफिशियल कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज सारी चीजें नहीं कर सकते और फॉर्जरी के केसेस बढ़ सकते हैं, इसके कारण जो है इनको भी प्रिविलेज दिया गया एंड सेम एज साइंटिफिक एक्सपर्ट्स के लिए। सो अब चलते हैं एक्यूज्ड पर, एफिडेविट्स पर। एक सेक्शन रह गया नॉट डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो डिस्प्यूटेड नहीं है, उसकी जेन्युइननेस जो है उस पर कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, दोनों पार्टीज की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं हुआ है, तो इसको एविडेंस मान लिया जाएगा, रीड एज एविडेंस कर लिया जाएगा। मतलब रीड एज एविडेंस वर्ड यूज हुआ पड़ा है, मतलब इसको सब्सटेंटिव एविडेंस की कैटेगरी में रखा जा सकता है, ठीक है। पर यहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रेशनरी पावर है, कोर्ट की डिस्क्रेशनरी पावर है, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। कोर्ट चाहे तो आपको डायरेक्शन दे सकता है प्रूफ करने के लिए कि साइन को प्रूफ करो, पर मैंडेटरी नहीं है, ठीक। एंड नेक्स्ट हमारा एफिडेविट्स। एफिडेविट्स अगर पब्लिक सर्वेंट के कंडक्ट के अगेंस्ट में अगर कोई एलिगेशन है, पब्लिक सर्वेंट के कंडक्ट के अगेंस्ट में अगर कोई आप एलिगेशन लगाते हो, तो इस एलिगेशन के जो फैक्ट्स होंगे वो आप एफिडेविट पर फाइल कर सकते हो, एफिडेविट पर चीजें हो सकती है, ठीक है। सबसे पहला। दूसरा बोलता है एविडेंस अंडर सेक्शन 296, जो एविडेंस है वो भी एफिडेविट पे दिए जा सकते हैं। एविडेंस एफिडेविट पे कैसे? अगर कुछ फॉर्मल पॉइंट्स है, सारे एविडेंस नहीं, सिर्फ कुछ फॉर्मल पॉइंट्स है जिनके सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी होती है। जैसे मान लो फिंगरप्रिंट्स है कि फिंगरप्रिंट्स लिए हैं, किसकी कस्टडी में लिए गए हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। अरेस्ट हुआ है, कौन सी डेट को अरेस्ट हुआ था, किसकी कस्टडी में, कौन सी जेल में इनको रखा गया है, मतलब जो भी डिटेल्स है ये फॉर्मल चीजें है। तो ये फॉर्मल चीजें जो है इनकी एविडेंस जो है ये आप एफिडेविट से ले सकते हो, क्लियर। अब अथॉरिटीज, जो एफिडेविट के लिए अथॉरिटीज है वो कौन सी अथॉरिटीज है? तो हमें 3 अथॉरिटीज दी हुई है। सबसे पहला जज, जुडिशियल भी हो सकते हैं एंड एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं। दूसरा कमिश्नर ऑफ ऑथ, कमिश्नर ऑफ ऑथ, एंड थर्ड वन इज नोटरी, नोटरी ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर नोटरी एक्ट, ठीक है। इन 3 ऑफिसर्स जो है, ये 3 अथॉरिटीज जो है, इन्हीं के सामने अगर एफिडेविट को आपने ओथ किया है या उसका अफर्म किया है, तभी एफिडेविट की कैटेगरी में इसको रखेंगे। और एलिगेशन पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में आप लगा सकते हो बाय एफिडेविट। सेकेंड में एविडेंस भी एफिडेविट पर दे सकते हो, पर कुछ फॉर्मल पॉइंट्स है जो फॉर्मेलिटीज टाइप होते हैं, सिर्फ वही। एंड थर्ड वन इज जो एफिडेविट होना चाहिए ऑथ, वो किन के सामने होना चाहिए? जजेस, जो जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं, ऑथ कमिश्नर्स भी हो सकते हैं एंड नोटरी भी हो सकता है, ठीक। एंड लास्ट वन इज हमारा एक्यूज्ड। एक्यूज्ड सेक्शन नंबर 298 प्रीवियस कन्विक्शन और एक्विटल, इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम? इस पे हमें 3 मोड प्रोवाइड किया हुआ है। सबसे पहला सर्टिफाइड कॉपीज। सर्टिफाइड कॉपी कौन सी? कोर्ट के ऑर्डर की, जो या तो कन्विक्शन का होगा या फिर एक्विटल का होगा। एंड सेकेंड मोड हमारा सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट बाय ऑफिसर इंचार्ज, कहाँ का? जेल का। थर्ड हमारा वारंट, जो कमिटमेंट के लिए किया जाता है, कमिटेड वारंट, कहाँ? जहाँ पे
सेंटेंसिंग पीरियड जो था और जो अंडरगोन पीरियड था जहाँ पे स्पेंड किया गया था। ठीक, तो इन 3 मोड से प्रूव कर सकते हैं कि प्रीवियस कन्विक्शन या प्रीवियस एक्विटल हुआ है या नहीं हुआ है। सेकेंड हमारा सेक्शन नंबर 299 रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड, यहाँ पे एब्सेंस की बात हो रही है। एंड सेक्शन नंबर हमारा 273 जहाँ में प्रेजेंस की बात करता है कि जितने भी एविडेंस होंगे वो एक्यूज्ड की प्रेजेंस में होंगे। पर 299 के अकॉर्डिंग एब्सेंस की बात हो रही है। तो एब्सेंस में कौन सी ऐसी सिचुएशंस होगी जहाँ पे एक्यूज्ड के एब्सेंस में भी एविडेंस को रिकॉर्ड किया जा सकता है। 2 सिचुएशंस आती है। सबसे पहला, अगर कोई एक्यूज्ड एब्सकॉन्ड हो जाता है, भाग जाता है, एंड और वर्ड नहीं है, एंड ध्यान रखना, एब्सकॉन्ड एंड अरेस्ट उसका इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है। पहली सिचुएशन ये हो गई। सेकेंड हमारा, अगर ऑफेंडर जो है वो अननोन है, एंड यहाँ पर भी एंड है और वर्ड यूज नहीं है। सबसे पहला ऑफेंडर अननोन है, प्लस जो ऑफेंस किया है वो पनिशेबल है बाय डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। पर यहाँ पे डायरेक्शन चाहिए होगी। किसकी डायरेक्शन चाहिए होगी? डायरेक्शन बाय हाई कोर्ट एंड सेशन टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ये जो भी इंक्वायरी है उसको होल्ड करना एंड एविडेंसेस को रिकॉर्ड करना, विटनेसेस के डेपोजिशंस को रिकॉर्ड करना। प्लस जो विटनेस है वो कौन सी सिचुएशंस में होनी चाहिए? या तो वो डेड या इनकैपेबल हो कि बाद में वो एविडेंस नहीं दे पाएंगे, या फिर बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया हो जाए कि इंडिया से बाहर है, ठीक, या फिर उनकी प्रेजेंस को प्रोक्योर हम ना कर सके। मतलब विटनेस अवेलेबल नहीं हो, उसकी नॉन अवेलेबिलिटी हो जाए बाद में, उससे पहले ही विटनेसेस के जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड कर लिया जाए। पर्पस ये है। ठीक, सो ये 2 सिचुएशंस में बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे और वर्ड नहीं है, क्योंकि और एंड में फर्क आ जाएगा फिर बहुत, तो एंड वर्ड यूज किया गया दोनों में। सो आई होप कि आपको समझ आया हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।